आई एम नियाज अहमद खान ऑफ DAV पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह। ये वीडियो क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10 में फिजिक्स के लिए जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लाइट बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लाइट के बारे में जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। व्हाट इज सेंसेशन ऑफ विजन? टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप किसी लाइट से, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक आती है, तो आपके आंख में जो रेटिना है, उस रेटिना में स्टिमुलेशन से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देखने का महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर लाइट ही ना पड़े, ऑब्जेक्ट से लाइट ही रिफ्लेक्ट ना हो, आपके आंखों तक आए ही नहीं, वो सेंसेशन बने ही नहीं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बने ही नहीं, तो आप लाइट को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किस तरह का एनर्जी फॉर्म है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इस लाइट का आधा जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और आधा मैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो लाइट से रिलेटेड जो सबसे पहला टॉपिक या जो सबसे पहला नेचुरल फेनोमेना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ता है तो वो सरफेस पे पड़ने के बाद वो बाउंस बैक देता है उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट सरफेस टू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में ये जो चीजें हैं, इनमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को देखिए। ये वो सरफेस है, एक्चुअली सरफेस ऐसा है, लाइट यूं पड़ा है, लेकिन हम लोग इस तरह दिखाते हैं तो लाइट आपके सरफेस को हमने इस लाइन पर से दिखाया, जबकि सरफेस ये है। तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा है, जो उस पर आ रहा है इस सरफेस पर, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक हो गया जो लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब इस सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही एक नॉर्मल देते हैं जो इस तरह से आएगा और वो आपको दिखेगा यहाँ, ये नॉर्मल है। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट आकर सरफेस पर पड़ती है वो इंसिडेंट लाइट हो गया। ये जिस पॉइंट पे पड़ती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जब वो रिफ्लेक्ट, जो बाउंस बैक हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सरफेस पे जो 90 डिग्री पे जो लाइन आकर गिर रहा है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अब दो एंगल इसमें डिफाइंड होते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग वो आर से करते हैं। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। अब क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी रूल को फॉलो करता है, किसी नियम को फॉलो करता है? तो हाँ, ये एक रूल के अनुसार और एक नियम के अनुसार फॉलो करता है। नंबर 1, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो सबसे पहला है
वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाइन, ये तीनों जो रेज हैं वो एक प्लेन पर बिलोंग करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया और ठीक इसके इसी लाइन पर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। तो ये जो प्लेन बनाता है, ये प्लेन एक्चुअली हम लोग जब भी प्लेन की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि ये तो सर बताए थे कि दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन यहाँ वो सरफेस नहीं है, ये वो सरफेस है जैसे हमारा ये प्लेन हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेज ऐसे आए, यहाँ नॉर्मल होगा और ये रिफ्लेक्टेड होगा, तो ये तीनों इस प्लेन पर लाई करते हैं। तो नियम को आपको ध्यान रखना है कि पहला नियम है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। नंबर टू में क्या एंगल्स के बीच कोई रिलेशन है? यस, जितने एंगल से इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाते हुए जितने एंगल से इंसिडेंट रे यहाँ आएगा, रिफ्लेक्टेड रे का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका वो जो जाएगा वो नॉर्मल से लगभग उतना ही एंगल बनाएगा, लगभग क्या उतना ही एंगल बनाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज so reflection, the light ray when falls on some hard surface or polished surface, it bounces back to the same medium, this is called reflection। रे जो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे जिस सरफेस पे पड़ा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल आ रहा है, इसको सिंपली नॉर्मल कहते हैं। एंगल्स हमेशा रेज और नॉर्मल के बीच मेजर करते हैं, तो अगर हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल लेते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और अगर एंगल हम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच लेते हैं तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। नियम एक कि ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं मिरर। मिरर क्या है? हिंदी में इसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस पे लाइट जितना पड़ता हो और मैक्सिमम को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग मिरर कहते हैं। हमारे पास जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो एकदम सिंपली आपके सामने होता है, आप जिस साइज के होते हैं या ऑब्जेक्ट जिस साइज का होता है वो मिरर भी उसी साइज का बनाता है। लेकिन हमारा इस टॉपिक में हमारा जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है कर्व मिरर्स। कर्व मिरर्स में दो तरह के मिरर्स होते हैं। मिरर्स, एक हो गया प्लेन मिरर और दूसरा हो गया कर्व। कर्व मिरर रेगुलर और इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर मतलब किसी भी शेप का, जैसे आपके मैजिक मिरर्स हो गए वो जैसे जैसे आपके इमेज को बनाता है तो वो इरेगुलर कर्व है। लेकिन कुछ होते हैं रेगुलर कर्व जिसमें हम लोग दो पढ़ते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग इसको एक एक कर डिस्कस करते हैं कि कॉन्केव मिरर क्या है और मिरर बनता कैसे है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सपोज दैट मेरे पास एक स्फीयर है, स्फीयर ग्लास का, हम उसका एक सेक्शन काट कर निकाल लेते हैं। सपोज दैट ये सेक्शन, ये एक स्फीयर था, हमने एक सेक्शन काट लिया और इधर से एक सेक्शन काट लिया। मेरे पास सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। हम अगर सेक्शन 1 एंड 2 में से अगर इसको सिल्वराइज करते हैं, अगर हम इसके इनर पार्ट को सिल्वराइज करते हैं, मतलब इस साइड से आप नहीं देख पाएंगे, इसका रिफ्लेक्टिंग फेस ये आ जाएगा और ये सिल्वराइज फेस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसके जो आउटवर्ड बल्ब है इसको अगर हम लोग सिल्वराइज करते हैं तो इसका रिफ्लेक्टिंग फेस ये हो जाएगा। तो इसमें से ये कन्वेक्स हो गया, ये कन्वेक्स, इसका रिफ्लेक्टिंग फेस
और बल्स आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ होता है, ये कर्व आउटवर्ड होता है। लेकिन ये एक है जो कर्व इनवर्ड है, यानी ये कैविटी टाइप की बनाता है। आप इसको याद रख सकते हैं बहुत इजीली कि एक ऐसा मिरर जो खुद का रिफ्लेक्टिंग फेस को केव की तरह बनाता है वो कनकेव मिरर होता है। तो ये आपका कनकेव हो जाएगा, कनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये आपके पास जो मिरर है वो इस तरह का है, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। लेकिन चूंकि हमें कॉपी में ड्राइंग करनी होती है तो इसे हम ऐसे दिखाते तो आपको सिर्फ ये दिखता है या ये दिखता है। तो ये कनकेव मिरर आपको यहाँ दिख रहा है, कनकेव मिरर, तो हमने उसका ये पार्ट दिखाया। जबकि ये मिरर अगर आप अपनी तरफ घुमाते हैं तो ये पूरा फेस ऐसा आएगा, और इस मिरर को भी हमने ऐसे दिखाया हुआ है। अगर आप इसे अपनी तरफ करते हैं तो इसको आप ऐसे दिख सकते हैं स्फेरिकल में। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर को आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर फेस आउटवर्ड अगर कर्व्ड है, रिफ्लेक्टिंग फेस आउटवर्ड कर्व्ड है और ये इस टाइप का सरफेस बनाता है तो ये कन्वेक्स है, और अगर ये इस टाइप से शेप बनाता है केविटी टाइप की तो ये कनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट, मिरर्स के साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। पोल, मिरर के सबसे मिडिल पॉइंट को हम लोग सबसे जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। तो मिरर को हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, तो हम इसे इस टाइप से दिखाएंगे। और ये हो गया आपका कनकेव मिरर। इस सेंट्रल पॉइंट को दिखाने के लिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं, और ये जो एकदम बीच वाला पार्ट आएगा मिरर का, ये आ जाएगा पोल। इसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं कन्वेक्स मिरर। फिर कन्वेक्स मिरर के भी सेंट्रल पार्ट हो गए, तो कन्वेक्स मिरर में भी आप जो है इसका इनर पार्ट होता है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। दूसरा जो सेकंड चीज आपको इसमें जाननी है वो है एपर्चर। हिंदी में इसको द्वारक कहते हैं। और एपर्चर होता है जब इसका आप फेस को देखेंगे तो ये जो फेस का जो डायमीटर है, यानी इस छोर से इस छोर तक, इस एंड से इस एंड तक, वो जो डायमीटर है, इस डायमीटर को ही हम लोग एपर्चर कहते हैं। तो हम लोग मिरर को थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनाते हैं। ये मिरर हो गया, ये आपका फेस है। इस फेस का जो डायमीटर आएगा, इसी डायमीटर को हम लोग एपर्चर कहते हैं। तो फेस ऑफ द diameter of the face of the mirror, that is called aperture. Next है center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं कि ये जो मिरर आपने लिया है, ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, और वो स्फीयर का जो सेंटर होगा ये इसका। अगर हम चाहे तो इस मिरर से फिर हम उस स्फीयर को वर्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट था, तो आप वर्चुअली उस स्फीयर को ड्रॉ कर लीजिए। तो जो स्फीयर मिलेगा उसका जो सेंटर आएगा, यही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये मिरर इस स्फीयर का पार्ट है और इसके पास एक सेंटर है, इस सेंटर को ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूंकि ये स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का रेडियस होता है, तो सेंटर से इसके किसी भी एंड तक आप जाएंगे तो ये जो ड्रॉ होता है ये रेडियस होता है। तो जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट। जिस मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो रेडियस है वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जनरली इसका नोटेशन कैपिटल R से करते हैं। फिर ध्यान रखेंगे कि पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये इसी को आप रेडियस ऑफ
कर्वेचर कहेंगे। नेक्स्ट फोकस। फोकस फोकस को हम लोग अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज दैट एक कनकेव मिरर है और इस पे पैरेलल रेज आकर जिस पॉइंट पर ये मर्ज करेंगे, जिस पॉइंट पे ये मर्ज करेंगे एक जगह पे, ये इसका फोकस कहलाता है। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप पैरेलल रेज देंगे तो ये पैरेलल रेज डाइवर्ज आउटवर्ड हो जाएगा। हम ये रूल सिखाएंगे कि ये डाइवर्ज ऐसे क्यों होता है, लेकिन ये कहीं मीट नहीं करने वाले। अगर आप इसको वर्चुअली पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे तो ये एक पॉइंट पे कटता हुआ मिलेगा और ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फोकस होगा। अब रही बात कि यहाँ पे रेज रियली में आपस में कट गए हैं, तो इस जगह पे जो इंटरसेक्शन है, यहाँ जो इमेज फॉर्म होना है, ये इमेज कहलाता है रियल इमेज। लेकिन यहाँ पे रेज मैंने वर्चुअली और इसको वर्चुअली बैकवर्ड ड्रॉ करके किया है, तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज। तो इमेज इज द पॉइंट वेयर द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट। नंबर 1, अब अगर रेज रियली में इंटरसेक्ट करते हैं तो इमेज आपका रियल बनता है। और अगर कोई भी एक, अगर सपोज दैट कोई एक रियल होता और एक वर्चुअल होता या दोनों ही वर्चुअल होता, तो ऐसे केस में जो वो इमेज फॉर्म करने वाला है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो हम लोग जब यहाँ आए तो रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल। अभी हम लोगों ने जाना कि रियल इमेज में रेज रियली इंटरसेक्ट करते हैं, जो रेज थे ओरिजिनल, वो ओरिजिनल रेज जब इंटरसेक्ट करते हैं तो रियल इमेज बनेंगे। और जहां पे रेज वर्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करने वाला है, ये वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज हमेशा आप कैसे पहचानेंगे रियल इमेज? तो रियल इमेज को आप पर्दे पे ले सकते हैं, ये इसको ऑन स्क्रीन आप ले सकते हैं। रियल इमेज को आप ऑन स्क्रीन ले सकते हैं। और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इसका और पहचान है, एक पहचान हो गया कि अगर आप किसी इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं तो वो रियल इमेज है, और अगर नहीं ले सकते हैं तो वो आपका वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट, रियल इमेज हमेशा आपको इन्वर्टेड मिलेंगे। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड का मतलब होता है, इन्वर्टेड मीन्स हो गया उल्टा। अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो मिरर पे वो इमेज या स्क्रीन पे जो इमेज जो है वो इस टाइप से उल्टा बनने वाला है। वर्चुअल इमेज ये आपका सीधा बनेगा। अगर ये है तो ये वर्चुअल इमेज सीधा बनेगा। वर्चुअल के लिए हम लोग डॉटेड लाइंस यूज करने वाले हैं, तो ये सीधा ही बनेगा। अगर ये यहाँ पे आपने किसी भी तरह के मिरर को रखा है, वो देखेंगे कि कब कैसे बनता है। यहाँ भी मिरर मैंने रखा है, और अगर ये इमेज बना इन्वर्टेड तो ये आपका रियल इमेज है। और अगर ये सीधा बनता है, इरेक्टेड बनता है, इसको इरेक्टेड बोलते हैं, सीधा बनता है, तो इसको आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। एक टर्म्स और छूटा है इसके साथ, मिरर का एक और टर्म्स छूटा है, और वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके ड्राइंग में, और इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस को जानना बहुत जरूरी है। सपोज दैट ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये इसका कोन है, और ये इस स्फीयर का टुकड़ा है, उस स्फीयर का सेंटर ये है, जो कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये रेडियस ऑफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब इन दोनों पॉइंट से होके जो इनफाइनाइट लाइन क्रॉस करने वाला है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल
एक्सिस। इसी तरह आप कन्वेक्स मिरर लेंगे तो कन्वेक्स मिरर में आपका ये पोल हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो सेंटर आने वाला है, जो कि इसका इधर ड्रॉ होगा, तो जो सेंटर आने वाला है वो यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी वर्चुअल लाइंस क्रॉस करेगा उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब यहाँ पे फोकस को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आता है, यहाँ भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आता है। तो कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए अगर आपको फोकस डिफाइन करना हो तो इट इज द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो बिंदु है प्रिंसिपल एक्सिस में वेयर द रे पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस। अब एक वर्ड आया कन्वर्जेस, तो इस कनकेव मिरर के लिए एक नया वर्ड यूज होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर वो इसलिए कि ये हमेशा रेज को, पैरेलल रेज को या किसी भी तरह रेज को ये कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये है कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर। अब यहाँ पे इसके लिए फोकस को पहले डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कुछ दूसरा। यहाँ पे पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है मतलब बाहर की ओर जा रहा है, सो डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से अगर कोई देखे तो लगे कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहा है, यानी फोकस से ये डाइवर्ज हो रहा है। कौन सा रे? जो पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट हुए वो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा महसूस होता है, यानी सीम्स टू डाइवर्ज आउट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ मिलता है, तो ये इसका फोकस कहलाएगा। अब आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror in which the parallel rays after reflection seems to be diverging outward, बाहर की ओर। अच्छा, डाइवर्ज वर्ड आया तो ये मिरर हमेशा लाइट को डाइवर्ज करता है, हमेशा ये लाइट को डाइवर्ज करता है। तो जब डाइवर्ज करता है तो इस कन्वेक्स मिरर के लिए एक और नाम हम लोग रखते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, और ये था पहले हम क्या जानते थे, कन्वेक्स मिरर। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा है कि आपको अगर कभी-कभी आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्नों में डाइवर्ज करना है, डाइवर्जिंग बोलना है, तो सीधा ध्यान रखना कि कौन सा मिरर डाइवर्ज करता है। तो आपको दिख रहा है कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। और अगर कन्वर्जिंग वर्ड आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ड्राइंग्स देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं तो कहाँ बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए लेते हैं। ड्राइंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्राइंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो एक्यूरेट हो, जितना हो सके एक्यूरेट हो। तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आपको कभी ये याद नहीं करना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में रखे थे, तो इमेज कैसा बना था और कहाँ बना था, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। बशर्ते कुछ नियम है उस नियम को फॉलो करेंगे। लेकिन उसके पहले 3 स्पेशल रेज, इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 स्पेशल रेज। सबसे पहले एक देखते हैं कि सपोज दैट ये C है, ये P है, तो इमेज फॉर्म करते समय आपको हर एक जिस पॉइंट पे आप लाइट इंसिडेंट कराएंगे उस जगह पे आपको एक नॉर्मल की जरूरत पड़ने वाली है। नॉर्मल की सबसे पहला ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर C से, इस सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप इस की मिरर तक ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा उस सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो आपके लिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम था कि नॉर्मल कहाँ से आने वाला है, तो नॉर्मल आपका हमेशा C से होगा। तो किसी भी अगर आप यहाँ लेते हैं, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप इससे जुड़ता हुआ लाइन आप ड्रॉ करिए नॉर्मल। अगर सपोज दैट कोई लाइट यहाँ है, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको फॉलो कराना है किसी रेज के लिए, तो नॉर्मल सबसे मस्ट है।
सब नॉर्मल सबसे मस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप एक वेज इंसिडेंट कराने वाले हैं तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल फिर आप जो है सी से ही ड्रॉ करेंगे। तो एट एनी पर्सन किसी भी समय जब भी आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ने वाली है तो आप सी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो उस जगह पर नॉर्मल बनने वाला है इस सरफेस पर, उस पॉइंट पर। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके रेज जाते हैं ऐसे तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ इस एंगल से आप रिफ्लेक्शन करेंगे। हो गया सिंपल। तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को उतना होना चाहिए। और क्या है कि आप 3 रेज को यूज करेंगे। एक इसके पैरेलल जाने वाला है, नंबर 1। सपोज दैट ये सी हो गया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो एक रे आप इसके पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या था? पोल। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे यहां से सिर से ले सकते हैं इसके। नंबर 1। नंबर 2, इसको मोड़ेंगे और कितना मोड़े? तो सब दूसरी बात यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल जो सी से होके जाएगा। तो एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप वेज में एरो देना नहीं भूलेंगे किसी भी कीमत पे। अगर आप एरोज नहीं देते हैं तो आपका वो डायग्राम रॉन्ग होना है, वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एरो जरूर देना है। फिर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को ध्यान में रखते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी उतना ही दें। तो मैंने वही किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक पहला वे हो गया जो आपको डायग्राम के लिए जरूरत है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमेशा आपको डायग्राम के लिए नॉर्मल होना जरूरी है, और जिस जगह से आप रिफ्लेक्शन कराएंगे उस जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वैलिड होना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरा तरह से यूज होना बहुत जरूरी है। तो आपको इंसिडेंट रे चाहिए होगा, नॉर्मल चाहिए होगा, और फिर उसी हिसाब से एंगल के हिसाब से आपको नॉर्मल से बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। तो ये पहला रे है जो आपको लेना है किसी भी डायग्राम में। दूसरा कि आप एक रे डायरेक्ट पोल तक ले सकते हैं। तो ये पोल तक रे आएगा। अब यहाँ पे आता है कि सर तो फिर पी पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे पड़ा, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे नॉर्मल। तो मैंने पहले ही कहा था कि सी से जो भी लाइन क्रॉस करने वाला है, जिस लाइन जो लाइन पास करने वाला है वो लाइन नॉर्मल होता है। तो ये ऑलरेडी नॉर्मल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। फिर आप इस एंगल को देखते हुए, इस एंगल को देखते हुए उतने एंगल से आप ड्रॉ कर लीजिए, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड। और क्या हो सकता है, जैसे एक रे हम यहां से लेके जा सकते हैं सी से होके, सी से। तो सी से जो लाइट गया तो सर ये कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो उसको ध्यान रखें कि कोई भी जब अगर आप किसी सरफेस पे कोई लाइट नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल होने वाला है। तो ये जो लाइट है, जो तीसरा रे इधर से जाने वाला है, ये एक्चुअली इस सरफेस पे नॉर्मल होने वाला है। मैंने यहाँ पे कोई मिरर नहीं लिया है, एक्चुअली एक कंकेव मिरर आप ले सकते हैं, ये कंकेव मिरर है। तो ये नॉर्मल है, तो जब ये नॉर्मल इंसिडेंट करेगा तो ये रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल करेगा, ये रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल करेगा, और जहां पॉइंट जहां वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पे इमेज बनेगा। तो अब हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इमेज फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको। तो हमें सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, मिरर हम चूज करते हैं कनकेव मिरर। तो सबसे पहले मानते हैं कि एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, मिरर कनकेव है, तो हम सबसे पहले कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। आपको पहले बताया कि आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। पोल आप सिलेक्ट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पी के सबसे बीच में, एकदम बीच में जो पॉइंट आता है वो होता है फोकस। ये आप ड्रॉ करते अगर नियम से तो आपको पता चल जाए कि ये यही इंटरसेक्ट करने वाला है।
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जब भी कहा जाए तो आप उस ऑब्जेक्ट से दो रे लीजिए, वो पैरेलल आएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा हमेशा। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है यहाँ कहीं, तो दो रेज इसमें से लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपको जानना नहीं है, आप जानते हैं कि पैरेलल रेज, यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना नहीं, अगर करना चाहते हैं तो आप हल्का सा कर सकते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट होगा, आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स हमेशा फोकस पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। हो गया। अब आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, इमेज का पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन क्या है? तो जहां रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करने वाले वो पॉइंट, वही इमेज है। तो ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? फोकस पे। तो इमेज कहां बन रहा है? एट फोकस, नंबर 1। नंबर 2, साइज पूछा जा सकता है, साइज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो साइज था ऑब्जेक्ट का वो काफी बड़ा था और ये एक पॉइंट पर आके कंसंट्रेट हो गया है, एक पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट साइज हो गया, पॉइंट साइज। नेक्स्ट, नेचर क्या है? नेचर, तो नेचर डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो रेज कट रहे हैं वो रियली रेज कट रहे हैं या वर्चुअली कट रहे हैं। तो यहाँ रेज रियल में कट गए, जो रेज आए थे, जो रिफ्लेक्ट हुए थे, वही इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ रेज रियल कटे हैं, तो इमेज जो बनता है वो रियल इमेज है। अब एक सबसे अच्छी बात कि रियल इमेज सीधा होता है कि उल्टा होता है, इरेक्टेड है कि इन्वर्टेड है? तो हम पहले बता चुके हैं कि जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब आते हैं एक दूसरा, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ ये चीज कहीं भी आपको रटना नहीं, आप सिर्फ ड्राइंग अगर जानते हैं, क्लियर ड्राइंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डिस्टेंसेस आप बराबर रखेंगे, आप ये कहीं भी लीजिए, लेकिन ये बीच में होना चाहिए फोकस को। जो रूल बताए, पैरेलल रेज फोकस से होके जाता है, और भी जो रेज है, 3 रेज बताए थे, वो कैसे कैसे क्रॉस करता है और क्यों रूल को फॉलो करते हुए जाता है, वो आपको पता है। तो अब नेक्स्ट एक पॉइंट लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो बियॉन्ड सी में आप, ये आपका कनकेव मिरर है, ये कोण आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर सी सिलेक्ट करना है और सी और पी के बीच में आपका एफ आने वाला है। बियॉन्ड सी बोला है तो आपको ऑब्जेक्ट को सी से दूर ले लीजिए। आपको मैंने कहा कि आप यहाँ से, आपके पास 3 रेज होते हैं, 3 तरह के रेज होते हैं, और 3 में से कोई 2 अगर आप लेते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और वही इमेज फॉर्म करेगा। तो आप 2 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। बेहतर होता है कि आप कोई 2 ही लें। तो एक आप यहाँ से पैरेलल लिए, और पैरेलल लेंस आपको बता चुके हैं कि ये फोकस से जाएगा। नेक्स्ट, और सेकंड जो है वो आप पी से लेकर के ला सकते थे, तो पी से हम एक ले लेते हैं। आप पहले 2 रेज से बनाने का ट्राई कीजिए, फिर आप यहां से इसको उतने ही एंगल से, तो ये इंटरसेक्ट करता है यहां पे। और ये हमेशा आपसे भी गलती नहीं होगा अगर आपकी ड्राइंग क्लियर है तो, इसलिए ध्यान रहे कि ड्राइंग अच्छे से करनी है और जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं इमेज का पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन मैंने देखा सी और एफ के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ। कभी कभी कहीं कंफ्यूजन ना हो तो सी एफ के डबल डिस्टेंस पे है तो इसको 2f भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं, बुक में एफ भी यूज करते हैं, 2f भी यूज करते हैं या सी भी यूज करते हैं। तो अगर 2f कहता है तब भी आप समझ रहे हैं कि f से डबल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है
दैट इज सी। तो यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ होता है, तो ये पहला एफ हो गया और ये एफ, टोटल डिस्टेंस 2f है, तो सी का एक सेकंड नेम है 2f। नेक्स्ट है साइज। अब साइज कंपेयर कर लीजिए, ये साइज बड़ा है और ये छोटा है, कंपैरेटिवली छोटा है, तो साइज जो होगा वो स्मॉलर या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेचर को डिसाइड करना है, तो बहुत सिंपल है, रेज जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वही रियली में कट रहे हैं, तो इमेज जो बनना है वो बनना है रियल, और रियल है और देख करके भी बता सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है, रियल है इन्वर्टेड। और भी केसेस आप ले सकते हैं, एक नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी करते हैं, एट सी, सी का दूसरा नाम 2f, अभी बताया 2f, तो यहां रखते हैं तो क्या होता है। मिरर कनकेव, पहले मिरर को ड्रॉ करते हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट यानी पोल डिटेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सी सिलेक्ट करते हैं, दोनों के ठीक बीच में एफ को लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं यहाँ पे, और इससे एक पैरेलल रेज लेते हैं। ये पैरेलल रेज आप जानते हैं कि वो एफ से ही जाना है, ये ऐसे ही नहीं गया है, इसके लिए क्या है कि यहाँ रूल फॉलो हुआ है, ये एंगल को जितना एंगल से इंसिडेंट था उतना एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बस इसको आप ध्यान रखें कि ये एफ से जाना है। दूसरा आप ले सकते हैं कि इसको आप पोल तक ले जाइए, पोल तक, और फिर यहाँ से उतने ही एंगल पे आप इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, तो ये आकर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जो इमेज बना वो भी सी पर बन जाएगा लगभग। तो इमेज का पोजीशन एट सी, अगेन एट सी। साइज सेम साइज आप देख सकते हैं, सेम साइज। नेचर, नेचर आप रियल है क्योंकि रेज रियली कट रहे हैं, रियल, और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी, बिटवीन सी दैट इज 2f एंड f। अब यहां से ये उल्टा होना शुरू करेगा, जब ये यहां था तो यहां बना था, तो ये अगर यहां रखेंगे तो इसका इमेज यहां बनने जा रहा है, इसको हम लोग तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग काफी कुछ सीख गए इसमें, जैसे ये कंटेन मिरर हो गया, P C F। अगर हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में लेते हैं तो आपको पहले बता चुके हैं कि एक पैरेलल में वहां से जो F, दूसरा P एंड उतने ही एंगल से लिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जब वो ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन सी एंड एफ चूज किए लिए तो इमेज जो है बियॉन्ड सी बन गया, और हम जान रहे थे कि जब बियॉन्ड सी लिए थे तो इमेज इसके बीच में बना था, यानी कि अब वो उल्टा होना शुरू हो गया। इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी, साइज बिगर, देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लिए थे उससे काफी बड़ा बना है, बिगर। नेचर दिख रहा है आपको, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड। एक केस और डिस्कस करते हैं, एट एफ। आप जानते हैं एट एफ कब इमेज बना था, जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखे थे तो इमेज एफ पे बना था, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो इमेज कहां बनता है वो देखिए।
ऑब्जेक्ट को F पे रखेंगे, पैरेलल रेस ये यहाँ से F से होते हुए जाएगा, दूसरा T पर लेंगे और जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल है। ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो गए, यानी इंटरसेक्ट तो ये यहाँ नहीं करने वाले हैं, ये जाके इंटरसेक्ट करेंगे इंफिनिटी पे, और साइज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो इनफाइनाइट साइज का, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाके मिलेगा, वहाँ जो साइज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो काफी बड़ा बनेगा। तो इमेज पोजीशन एट इंफिनिटी, दूसरा साइज extremely large size, and nature that will be real and inverted, real and inverted. अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, इसको याद रखना है, हर एक बच्चे को इसको याद रखना है, क्योंकि इसका बहुत एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, F एंड P। इस F एंड P वाला जो केस है, इस केस का यूज है और इससे आपको सवाल पूछे जाएंगे, और क्यों पूछे जाते हैं, कैसे होता है, वो देखते हैं पहले। ये आपका कनकेव मिरर, पोल C, F, ऑब्जेक्ट को मैंने F और P के बीच रख दिया। अब यहां से पैरेलल रेस ये F से होके जाएगा, दूसरा आप P पे लेंगे, उतना ही एंगल से लेंगे और इसको आप, ये तो इधर नहीं इंटरसेक्ट करने वाला है, ये तो कंफर्म है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा कहां, बैक। यानी इमेज जो है वो बैक साइड में बनेगा मिरर के, और इस तरह बनेगा सी, लार्जर साइज का। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन क्या दिखा, इमेज पोजीशन बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर का मतलब हो गया पीछे, मिरर के पीछे। नेक्स्ट हो गया साइज, बिगर, नेचर बता सकते हैं, चूंकि रेज यहाँ रियली इधर निकल गए, उसको हम लोग ने वर्चुअली बैकवर्ड ड्रॉ किया और ये आया है, इसलिए इस वर्चुअल है और इरेक्टेड है, सीधा। इस कंसेप्ट का यूज बहुत वास्ट है। जैसे हम लोग सेविंग मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो सेविंग मिरर के लिए हम लोग कनकेव मिरर को यूज करते हैं, और हम सेविंग मिरर का यूज इन सब केसेस के में रह करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ मिरर से दूर बैठेंगे, सी से F से बियॉन्ड बैठेंगे, तो हमारा जो फेस का इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा और उसको वो हमारे आंखों पे आकर के बनेगा, हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उस समय आप सेविंग के लिए उस मिरर का यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इस केस को लेते हैं, अगर हम अपने फेस को मिरर के फोकस और पोल के बीच रखते हैं, फोकस और पोल के बीच रखते हैं, लार्ज साइज का है, तो हमारा इमेज सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी ये जो सेविंग की जो दाढ़ी है या बियर्ड्स है, वो जो है एकदम आपको क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। तो इस केस का यूज आप कर सकते हैं सेविंग मिरर के लिए। तो ध्यान रखिए, सेविंग मिरर के लिए वो केस यूज होता है कनकेव मिरर का, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल इमेज बनाता है और बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में बहुत ज्यादा केसेस है नहीं, मैं दिखाता हूं। दो केसेस डिस्कस करेंगे इसमें हम।
एट इंफिनिटी। ये कन्वेक्स मिरर है। बाकी सारी चीजें एफ और सी इधर होता है, इसके अलग अलग केस नहीं बनते हैं बहुत ज्यादा। तो ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सी यहाँ होना है, एफ यहाँ होना है, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो मैंने पहले ही कहा कि इंफिनिटी से जब भी आप रेज लेंगे कोशिश ये रखनी है कि वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो एक यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जहाँ से चाहे आप उसके दो रेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों एंड से इसके दो पैरेलल रेज दिए। अब ये पैरेलल रेज चूंकि इंफिनिटी से आ रहे हैं तो इसे पास होना है फोकस है, और हम जानते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है तो ये इधर नहीं जाएगा, फोकस ही से होके निकलता हुआ दिखेगा, डाइवर्जिंग आउटवर्ड दिखेगा। तो हम इसको डाइवर्जिंग आउटवर्ड दिखाते हैं, और ये ऐसा रहेगा जैसे फोकस है, क्योंकि हमने पहले डेफिनेशन में बताया था कि ये फोकस तो इसका इस पर होता है और उस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या बना, इमेज पोजीशन बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। नंबर 8 साइज, साइज तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। नेचर, तो यहाँ जो रेज कट रहे हैं वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल। और आप जानते हैं कि वर्चुअल अगर इमेज है तो वर्चुअल इमेज होने पर ये सीधा बनने वाला है, यानी इरेक्टेड, इरेक्टेड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहां आपके पास ज्यादा चॉइस है नहीं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि ये इधर और कुछ नहीं है, एक इंफिनिटी और फ्रंट ऑफ द मिरर है, बाकी जो चीजें थी वो इधर, इसलिए इसमें दो ही केसेस डिस्कस होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं, पोल सी इन बिटवीन एफ, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा, तो ये आपको पहले ही कहा गया है कि यहां से दो रेज सिलेक्ट करेंगे इसके हेड से, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से जाएगा, यहां जाएगा नहीं, जाता हुआ लगेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ताकि ये लगे कि एफ से होके जा रहा है। नेक्स्ट एक पोल पर इंसिडेंट, इस पोल पे आप जानते हैं कि ये लाइन नॉर्मल है, तो जितने एंगल से है उतने एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कराइए, ये हुआ। और ये रे इधर है और ये इधर है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको यहां पे अब आप इजीली देख सकते हैं कि इमेज पोजीशन अगेन बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, साइज स्मॉल, स्मॉल। इसका इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे यूज करते हैं। नेचर, तो नेचर है तो ये वर्चुअल और इरेक्टेड, सीधा, ये जिस डायरेक्शन में है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेक्टेड, सीधा, इरेक्टेड। तो आप बहुत इजीली ड्राइंग बना सकते हैं, बहुत इजीली ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, रेज कौन सी सिलेक्ट करना है, वो रेज कैसे ट्रेवल करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फॉलो करेगा और कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका ड्राइंग बन जाएगा। आपको ये सब कहीं रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आप कहीं भी रफली ड्राइंग बनाइए, आप तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, use of concave and convex mirror। चलिए देखते हैं। कनकेव मिरर का एक यूज हमने अभी बताया कि एज ए सेमी मिरर,
एज ए शेयरिंग मिरर। और शेयरिंग मिरर की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सा फॉलो होता है, वो जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के फोकस और पोल के बीच रखा था, कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच रखा था। तो इस केस में इमेज आपके पास वर्चुअल और इनलार्ज बने थे सीधा, और आपको शेयरिंग के लिए दाढ़ी बनाने के लिए आपका चेहरा उस मिरर में सीधा दिखना चाहिए, इसलिए और बड़ा दिखना चाहिए ताकि आप क्लीन से कर सकें। तो इस केस का यूज करते हैं एक। दूसरा इसका यूज डेंटिस्ट करते हैं, यूज बाय डेंटिस्ट एज रिफ्लेक्टर। डेंटिस्ट भी करते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट भी करते हैं, क्योंकि लाइट को मुंह के अंदर या कान या नाक के अंदर भेजना होता है तो वो ये इस मिरर से हो सकता है। सपोज दैट मेरे पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर अगर ये है, और इसके फोकस पे अगर हम एक बल्ब जलाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये रेज यहाँ से ट्रेवल करके ये सीधा हो जाता है, तो ये कान के अंदर तक भेजा जा सकता है लाइट को। तो इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट एज ए रिफ्लेक्टर। कन्वेक्स मिरर का यूज, स्पेशल जिसका यूज एक और है इसका, कॉन्केव मिरर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सर्च लाइट। आप देखेंगे कि जो आर्मी है उसके पास बड़े बड़े लाइट होते हैं, वो रिफ्लेक्टर जो है लाइट को काफी दूर तक रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये सर्च लाइट पे भी इसका यूज कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर इसका जनरली रियर व्यू मिरर में होता है। और क्यों होता है इसका रीजन बताते हैं। तो अभी रियर व्यू मिरर में अभी हमने एक केस ड्रॉ किया था जिसमें ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखे थे, और ये वर्चुअल इमेज बना था। तो इसी केस से हम लोग रियर व्यू मिरर लेते हैं, यानी कि जो गाड़ी वाला है, ये जो ड्राइवर है, उसको अपने पीछे गाड़ी के पीछे का मैक्सिमम एरिया को देखना होता है, यानी लार्ज एरिया को देखना होता है और सीधा देखना होता है। तो कन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा उस साइज को, उस बड़े साइज को छोटे से एरिया में कन्वर्ज कर देता है और सीधा बनाता है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी वाले के लिए या ड्राइवर के लिए पीछे का मैक्सिमम एरिया देख पाना आसान होता है और क्लियर देख पाना आसान होता है, सीधा देख पाना आसान होता है, इसलिए इसको हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। अब आते हैं कुछ फार्मूलाज हैं जो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं। यू वी एफ लोगों ने सुना होगा, तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज दैट ये केस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये F, ये P, ये C, यहाँ से जितने भी डिस्टेंसेस मिरर के केस में या लेंस आगे भी पढ़ेंगे, जितने भी केसेस होते हैं हर केस में डिस्टेंसेस हमेशा F से शुरू करके मेजर करते हैं। P से शुरू करके मेजर करते हैं। तो P से फोकस तक का जो डिस्टेंस हम मेजर करने जा रहे हैं, इसको फोकल लेंथ कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। नंबर 1। फिर पोल से C तक का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय r। ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सपोज ये भी नाम देते हैं ऑब्जेक्ट है। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पोल से इमेज, अब इस केस में हम लोग जानते हैं कि इमेज जनरली यहाँ बनता है, तो अगर इमेज यहाँ बना है सपोज दैट a' b', तो ये जो डिस्टेंस है वो भी मेजर पोल से ही होगा और इस डिस्टेंस को हम लोग d बोलते हैं।
कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। कन्वेक्स के लिए भी यही चीज ड्रॉ करते हैं और बना करते हैं। फिर ध्यान दिलाता हूं कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, तो पोल से स्टार्ट करके आप मेजर करना शुरू करेंगे। हमेशा किसी भी डिस्टेंस को, अगर मान लो आपको भी मेजर करना है तो यहाँ से यहाँ नहीं मेजर करना है, वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ मेजर करना है। तो आप सी एफ, हम इसका डिस्टेंस यानी फोकस का डिस्टेंस नापते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे और इसको मेजर करेंगे यहाँ तक, ये हो गया फोकल लेंथ, इसको एफ से डिनोट करते हैं। फिर ये सी हो गया जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, आप कन्वेक्स मिरर में इधर नहीं रख सकते मिरर को, क्योंकि इधर तो सिल्वराइज्ड फेस होता है, रिफ्लेक्टिंग फेस इधर होता है, तो इसको इधर ही रखेंगे। तो यहाँ से इसका ये U और इसका जो इमेज बनने वाला है वो यहाँ बनना है। तो पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी कहते हैं, इस डिस्टेंस को भी इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइन कन्वेंशन में आते हैं कि इसमें हम नेगेटिव कब लेते हैं और पॉजिटिव कब लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन, जो मॉडर्न साइन कन्वेंशन है उसके लिए कहा गया है कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे। आप जानते हैं कि इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, y जो है x एक्सिस कहते हैं। इधर जितने भी वैल्यूज लेते हैं वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3, और इधर जो लेते हैं वो प्लस में +1 +2 +3 +4 +5 नंबर 1। और ये x एक्सिस में इधर ये नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर है 1 2 3 4 5। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप साइन कन्वेंशन को यूज करने के लिए आपको मिरर को यहाँ आपको प्लेस करना पड़ेगा, इस जगह पे ओरिजिन पे प्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मिरर को ओरिजिन पे प्लेस करना है, और इस तरह से प्लेस करना है कि मिरर का जो फेस है यानी रिफ्लेक्टिंग फेस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाए। सपोज ये रिफ्लेक्टिंग फेस है, तो इसको हम उठा के ऐसे रखना है, पोल और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसाइड कर जाना चाहिए। तो हम अगर इसे उठा के ले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। फिर ध्यान रखें कि आपको जो फेस रखनी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए, ध्यान दें। और पोल को ओरिजिन के साथ कंसाइड कर देना है। दूसरा, अगर इस मिरर को हमको रखना है तो फिर हम इस मिरर को उठा करके यहाँ रखते हैं, कन्वेक्स मिरर, तो इस तरह से रखेंगे। अब भी देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर का फेस नेगेटिव एक्स एक्सिस, कन्वेक्स मिरर का फेस नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अगर कोई डिस्टेंस आपको इधर, अब आप देख सकते हैं कि अगर U V या F या R कुछ भी अगर इधर आता है तो वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। मेजरमेंट आपको फिर यहाँ से ओरिजिन से शुरू करना है, चाहे C मेजर करना हो, U या V या F कुछ भी मेजर करना हो। दूसरा, अगर इधर कुछ मेजर करना हो तो वो प्लस। तीसरा, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है तो यानी कि ये पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट था या ये इमेज था, तो इसके जो हाइट्स मेजर करेंगे आप वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड होता है तो आपका जो इसका हाइट है वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग इसको और एक तरीके से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक और तरीके से जानेंगे जिसमें बहुत आसान हो जाता है कि आप कैसे तुरंत प्लेस कर, आपको इतना रूल फॉलो करना नहीं होता है। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, और ड्राइंग को आप लोग बार बार बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका नीट एंड क्लीन ड्राइंग बने। और अगर आप ड्राइंग क्लियर बनाते हैं तो आपका पूरा टॉपिक जो ड्राइंग का है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।